जय हिंद फ्रेंड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है। ये आपको थंबनेल से भी पता चल गया होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम रिलेटेड टू द सिविल सर्विसेज एंड स्टेट एंड नॉन टेक एग्जाम वेयर in asked the general study. So I will try to explain Hindi and English both, at least जो कैंडिडेट हिंदी मीडियम में उनको प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो ये इतना डायनेमिक और डेली चेंजमेंट जो एक टॉपिक है इसमें आपको डेली चेंजेस होते दिखेंगे। वो और उसके अफेक्ट इसके जो इफेक्ट हैं वो भी हमारी लाइफ पे डेली आपको आप देख सकते हैं डे टू डे लाइफ में। तो ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है और इसको जैसे कोई कैंडिडेट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा है या फिर कोई जनरल और कॉमन पर्पज से पढ़ रहा है तो ये मतलब आपको बहुत आपका जो पूरा देखने का चीज़ों का नज़रिया है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपका पूरा चेंज कर देगा। तो इन्हीं चीज़ों में ध्यान रखते हुए मैं ट्राई करूँगा कि इसमें जो कैंडिडेट किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। और जो भी मैं मतलब इसमें आपको बताऊँ उसको फॉलो करिए और इसके साथ-साथ आपको डेली इस पे एक लेक्चर मिलता रहेगा इंटरनेशनल रिलेशंस और इसके साथ-साथ जो भी इसके बेसिक्स होंगे वो मैं आपको समझा दूँगा। तो बेसिकली अगर हम रिलेशंस की बात करें तो रिलेशन पहले आपको सब रिलेशंस में इंटरेक्शन बिटवीन टू एंटिटी जैसे एक ए है और एक आपका बी है। तो अगर ये आपस में इंटरेक्शन कर रहे हो व्हिच काइंड ऑफ इंटरेक्शन तो एक रिलेशंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाए। अब वो रिलेशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसकी पर्पस क्या है उसके रिलेशन से। तो ये हमारा एक एक जनरल काइंड ऑफ एग्जांपल है। इसके बेस पे अगर हम बात करें तो यही चीज़ हमारे हम अपनी फैमिली में रिलेशन देख लें जो हमारे प्राइवेट रिलेशंस होते हैं, हमारे पब्लिक रिलेशंस होते हैं और इसी तरीके से हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं जहाँ सम टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें जो इंटरेक्शन होता है जैसे अगर इसको स्टडी के रूम में पढ़ें हम इसका स्टडी है ना तो इसमें हम देखेंगे कि द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग स्टेट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नॉन स्टेट एक्टर इंडिविजुअल इन ग्लोबल सिस्टम। यहाँ हम जो बात करते हैं वो हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की नहीं करते, हम बात करते हैं ग्लोबल लेवल कि अगर दो कंट्री हैं तो उनके बीच किस तरह के रिलेशंस हो सकते हैं या फिर कोई क्राइसिस है उससे निपटने के लिए हम किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भी जैसे कि अभी आप एक टाइम देखेंगे हार्ड पावर। तो हार्ड पावर कभी-कभी बहुत ज़्यादा मतलब ये अफ़ेक्ट डिस्टर्ब करती है, तो इसको हम कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं? तो इसी को मैं ध्यान में रखते हुए जैसे अभी ये आपको बेसिक लेवल में आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम आएँगे वो आपके सॉल्व हो जाएँगे, पहला ये और आप उसको अच्छे से समझ पाएँगे। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिए आप मैप, ठीक है? आप एक पॉलिटिकल मैप अपने साथ रखिए और मैं तो कहूँगा आप पॉलिटिकल मैप आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको आप बाय हार्ट याद कर लीजिए। इसको आप इटली का है शाम को 10 से 5 मिनट आप इसको बस विजुलाइज़ कीजिए। तो आप अगर इसको विजुलाइज़ करेंगे और इसको अगर साथ-साथ अगर आप इसमें थोड़ा प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, आप मार्क वगैरह करते रहेंगे तो आपको बहुत सारे चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएँगी। तो क्योंकि अगर हम बगैर मैप के अगर हम इसको पढ़ेंगे तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप एटलीस्ट आप अपने पॉलिटिकल मैप को आप अच्छा कर लीजिए। मतलब अच्छा मतलब कहने का मतलब ये आप इसकी अंडरस्टैंडिंग आप कर लीजिए। तो इसी के साथ-साथ मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ कि तो इंटरेक्शन अमंग स्टेट, इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन, नॉन स्टेट एक्टर एंड इंडिविजुअल इन द ग्लोबल सिस्टम। इट एग्जामिन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, लीगल
कल्चरल एंड एनवायरमेंट रिलेशन बियॉन्ड नेशनल बाउंड्री। देखो मैं वही बता रहा था। तो जो भी रिलेशन हमारे होते हैं, तो जो भी प्योर बाउंड्री होते हैं, हम सबको इंटरनेशनल रिलेशंस की कैटेगरी में डालते हैं। इसका एक ये भी होता है कि हाउ पावर इंटर कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेट एट द ग्लोबल लेवल। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या है, और इसकी कोर आइडियाज क्या हैं, और इसका टाइम, जो इसके एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें मैं भी आपको इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर हम इसकी एवोल्यूशन की बात करें, तो इसमें आपको 4 मतलब 4 आप फेज़ में इसको कैटेगराइज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट फेज़ है वो आपका एंशिएंट पीरियड है, ठीक है? दूसरा फेज़ आपका मिडीवल है, और इसी तरीके से आपका मॉडर्न है, पोस्ट मॉडर्न। अगर आप एंशिएंट की बात करें, तो ये वो टाइम है जब कहना चाहिए हिस्ट्री का इनिशियल टाइम, मतलब जहाँ पे हम, मतलब जहाँ पे स्टेट एस्टेब्लिश हो गए, और ट्रैक्शन हो रहा है, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो उस टाइम की आप अ, बात कर सकते हैं इसमें। उसमें जैसे हम अगर इंडिया की बात करें, तो अपने होटल का जो अर्थशास्त्र है वो अपने आप में बहुत, उसमें आप देखेंगे तो आपको इंटरनेशनल थ्योरीज हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, और कैसे उनको हम मतलब ऑपरेट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे आप ग्रीक थॉट को भी आप मेंशन कर सकते हैं। मैं सुसाइड डाइडस ये करके एनालिसिस ऑफ पावर एंड वॉर हम देख सकते हैं। जब हम मिडवल में आते हैं, तो वहाँ पे तो आपको रिलीजन का डोमिनेंस मिलता है, चाहे वो आप चर्च को ले लीजिए, या फिर आप मुस्लिम मेला ले लीजिए, वहाँ भी आपको मतलब रिलीजन का डोमिनेंस मिलेगा। तो इसमें लिमिटेड कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी आपको देखते हैं, आपको मिलेगी देखते हैं। हम्म, तो इसके साथ साथ अगर हम मॉडर्न पीरियड की बात करें, तो उसमें आपको बेस्ट इंडिया बेस्ट फेलियर देखने को मिलेगी। वह था मॉडर्न स्टेट सिस्टम, तो अपने ट्रीटेड रियल इंटीग्रिटी और नॉन इंटरफेरेंस। अब अगर हम बात करें पोस्ट मॉडर्न वॉर एरा की, तो ये वाला जो पोर्शन है वो आपको वर्ल्ड वॉर वन एंड टू के बाद का ये पोर्शन है। इसमें हमारे दो आप दो आप इसे कैटेगराइज कह सकते हैं। पहला ये कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर वो टाइम है जब 1945 में जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया, तो उस टाइम से लेके 1991 ये आपका एक ऐसा टाइम था जहाँ पे हमने मतलब कोल्ड वॉर देखी, जो डायरेक्ट नहीं, मतलब वो लोग फाइट कर रहे हैं, वो एक दूसरे से बस मतलब डायरेक्ट उनका नहीं है, मतलब इंटरेक्शन एक दूसरे से। वो ट्राई कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से उसको डोमिनेट करें। तो इसमें आप एक यूएसएस आर देखेंगे, और एक आप यूएसए देखें। तो पूरा जो वर्ल्ड था वो दो खेपों में बट गया। एक को यूएसए से और मैनेज कर रहा था, और दूसरे को सॉरी लीड कर रहा था, और एक को यूएसए लीड कर रहा था। तो इसकी अगर हम थ्योरी में जाएंगे, तो आपको मिलेगा यूएसए जो है वो कैपिटलिस्ट थ्योरी को फॉलो करता है। जो आपका यूएसएसआर है, या सोशलिस्ट, और सोशलिस्ट थ्योरी को फॉलो। तो ये यहाँ पे मैं को बताने की वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी वो बता दें, आपकी एक इमेज बन जाए थ्योरी को लेके। इसके साथ आप जब पोस्ट कोल्ड वॉर में जाएंगे, तो आपको यूनिपोलर वर्ल्ड टू मल्टीपोलर वर्ल्ड की टेंडेंसी मिलेगी। दो 1991 के बाद का जो आपको पीरियड मिलेगा, उसमें आपको हर तरीके के तो कंट्री मिलेंगे। जैसे आप चाइना का इमरजेंस देखेंगे धीरे धीरे, इंडिया भी है, और इसके साथ साथ जापान हो गया आपका, यहाँ अपने यहाँ में रसिया पेरारा पूरा हो गया, जब उसका यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो इस तरीके से आपको चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। और हम इसके नेचर की बात करें, तो ये अपने में बहुत डायनेमिक पोर्शन कह सकते हो। आपको एक अपनी नज़र रखनी पड़ेगी चीज़ों के बारे में, कि हाँ किस कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, क्योंकि ये इतना
डायनामिक तो है ही, साथ से इंटरडिसिप्लिनरी भी है। आपको इसमें बहुत सारे टॉपिक मतलब मिल जाएँगे। जैसे आप कंसर्न विद पावर, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये भी आपको, जैसे आप पावर की बात है तो आज जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो उम, एनर्जी को लेके है। जैसे कि बहुत सारे आप कंट्री देख रहे होंगे जहाँ पे आप इस चीज़ को मतलब एनालाइज़ कर सकते हैं, आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। कि मेन जो प्रॉब्लम है वो उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर उसकी आप जड़ में जाएँगे तो कहीं न कहीं सोर्स कंट्रोल का आपको मिलेगा। इसीलिए आप सिक्योरिटी का ले सकते हैं। कोऑपरेशन है या फिर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 कंट्री। ऐसे आप बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट देख भी रहे होंगे आज के टाइम में। आप यही सामने लाइव 2-3 तो एग्ज़ाम्पल आपको दे ये समझ सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट वो है ही है, लेकिन आप ये देख सकते हैं इसका भी नेचर भी किस तरीके है, इसमें आपको देखने को मिले। अब हम अगर स्कोप की बात करें, तो इंटरनेशनल रिलेशन का इतना स्कोप है कि आप फॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन करने में आपको हेल्प कर देगा। डिप्लोमेसी, वॉर एंड पीस, इंटरनेशनल लॉ है, और इसके साथ आपको और भी इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ग्लोबल गवर्नेंस है, एनवायरनमेंट है, ह्यूमन सिक्योरिटी। तो मैं इसमें 1-2 आपको अभी बता दूँगा, इसके बाद आप उनको आप खुद से समझ जाएँगे। जैसे हम फॉरेन पॉलिसी की बात है, जैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आप चाहे के नेबरहुड में ले लो या फिर वेस्ट को अ, ले ले लो, या फिर लोकेस्ट पॉलिसी करके एक हम लोगों की है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी और नेबरहुड, फिर इसके बाद एक लोकेस्ट है, और हमारा चाइना के साथ जो पंचशील है वो भी कहेंगे, वो भी एक फॉरेन पॉलिसी का ही पार्ट है कि हमारा चाइना के साथ जो इंडस लेवल की जो वो हो रखी है, वो भी पॉलिसी ही है, हमारी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट कह सकते हैं। तो क्या होता है ना, हम कुछ ऐसी अपनी पॉलिसी बनाते हैं जिनकी बेसिस पे हम अपने बेनिफिट भी उनमें रखते हैं कि हमारा इससे क्या बेनिफिट होने वाला हो, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो उसमें प्रोस एंड कॉन्स दोनों तरीके के, तो चाहे आप डिप्लोमेसी ले सकते हैं या फिर वॉर एंड पीस। इसी तरीके से आप इंटरनेशनल लॉज हो गए। इंटरनेशनल लॉज ऐसे लॉज होते हैं जो एक ग्रुप ऑफ नेशन, तो वो लोग मतलब उस चीज़ के लिए रेडी होते हैं कि उसके बाद फिर वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि उसमें मतलब मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो उसको फॉलो ही करते हैं। जैसे इफ आई एम राइट कि एक जिनेवा ट्रीटी है, वो अ, उसके बारे में बताती है आपको। जो भी हमारे वॉर हो जाते हैं तो उसमें जो भी सैनिक पकड़े जाते हैं उनके साथ किस तरीके का बिहेव करना है। तो जैसे आपका एक एनपीटी हो गया, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो हाँ, इस तरीके का आप इसमें देखेंगे जो लॉ हैं, तो ये जो आपका एनपीटी वो भी एक तरीके का कहना चाहिए लॉ ही है। तो इसको मतलब मोस्ट ऑफ द फॉलो करते हैं। तो इसके साथ-साथ अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें, तो इसमें आप देखेंगे कि ऐसे हम लॉ बना रखे हैं, हमने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बना रखे हैं, जो कहीं न कहीं उन चीज़ों को हेल्प करते हैं। जैसे कि डेवलपिंग जो कंट्री होते हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको ज़्यादा आती है। तो हम ऐसी कौन-सी पॉलिसी बनाएँ जिससे हम इकोनॉमी, जो भी हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स हैं, उनको हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँ। तो ये चीज़ आपको इसमें मिलेगी। जैसे एनवायरमेंटल का भी आप देख ही रहे हैं प्रॉब्लम कितना ज़्यादा चल रहा है, क्लाइमेट चेंज के साथ-साथ, और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, आपका ओज़ोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है। तो ये सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जिनके ऊपर कहीं न कहीं दिस इज़ नॉट द बाउंड्री कंट्रोल इश्यूज़। तो जब कोई इश्यू बाउंड्री से बाहर हो जाता है, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज़। तो ग्रीन हाउस गैसेज़ इज़ नॉट अबाउट क्लाइमेट चेंज, ठीक? या फिर हम पॉल्यूशन की बात करें,
ये ऐसे प्रॉब्लम नहीं है जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को ही अफेक्ट कर रहा है। ये ऐसे प्रॉब्लम है जो बाउंड्री लेस है। मोर अगर ये चीज़ें इंडिया फील कर रहा है तो वो इसके साथ अदर कंट्री वो भी इसको फील कर रहे हैं। तो ये इस तरीके की इसमें आपको चीज़ें देखना जब कोई कॉमन प्रॉब्लम हो जाता है मोर देन 2 टू 3 कंट्री, वहाँ पे आपको एक कॉमन पॉलिसी बनानी पड़ती है। फिर कॉमन आपको वहाँ पे एक डिस्कशन रिक्वायर्ड हो जाता है, उसके बेस पे फिर आपको अपने जो भी लॉज हैं, जो भी आपकी उसमें जो भी आप चीज़ें जो बना रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके बेसिस पे आपको मिलेंगी। जैसे कि अभी एक क्योटो कन्वेंशन है, एक किसी तरीके से पेरिस में जो हुआ था, ये इसी के हैं। मॉन्टेरियल एक रोज भी है, वो भी इसी तरीके से। तो ये आपको देखने को आप तो इसको महसूस करेंगे आने वाले टाइम कि ये वाला पोर्शन आपको समझ में आएगा कि हाँ, कहाँ-कहाँ इसके हम यूज़ करें। तो हम की एक्टर्स की अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशन में, तो स्टेट एक्टर हो गए जैसे कि नेशन स्टेट हो गए, इंडिया है, यूएसए है, चाइना। प्राइमरी एक्टर कुछ सॉवरेनिटी हो गया। तो नॉन स्टेट में जैसे आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे, यूएन है, डब्ल्यूटीओ है, आईएमएफ है, डब्ल्यूएचओ है, एनजीओ आ गए, एमनेस्टी हैं और इंटरनेशनल रेड क्रॉस, ये केएनजीओ हो गया, एमएनसी आ गए और टेररिस्ट ग्रुप, ये भी इसी में आएगा आपका। तो ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं अगर बात करूँ अप्रोच एंड थियरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, तो अगर हम उसमें जैसे कि आप थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी में आपको ये समझ में आएगा कि जो थ्योरी है किसकी थ्योरी से ये गवर्न हो सकते हैं, या हम कि जैसे कि अगर हम कोई ग्रुप बना रहे हैं, यहाँ पे हम किस चीज़ का हम जिस चीज़ फोकस कर रहे हैं कि किस थ्योरी में सकती है, ऐसा मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जो कहीं ना कहीं मतलब एक पीस को मतलब फॉलो कर, फिर पीस के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, उससे क्या किस थ्योरी को इन्फ्लुएंस, किस थ्योरी से मतलब इन्फ्लुएंस हो। जैसे कि इसमें आपको प्रॉब्लम पता क्या है, इसमें आपको अलग मतलब जब आप थ्योरी पढ़ें तो अलग अलग उसमें फीचर मिलेंगे। अगर आप इसको एज एग्जाम्पल पढ़ें, जैसे आपने पीस का कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया, तो अब ये देखिए किस थ्योरी को से मतलब इंस्पायर्ड है, तो आपको मिलेगा वो आइडियलिज्म है, लिबरलिज्म से। वहाँ पर से तुमने बनाया था ये आपको मिल सकता है ये चीज़ आपको। ठीक है? ये रिपोर्ट कहाँ से बनाया था? डायरेक्ट तो चैट जीपीटी बनाई थी ये चैप्टर 4 वो सिस्टम डिजाइन हो। ये जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये जो थ्योरी है इनका यही फॉर्मेटिंग आप उसको समझ पाएँगे कि किस थ्योरी के साथ-साथ क्या-क्या चीज़ें आपको मिल, जैसे आप रिलिजन की बात करें, जैसे हम पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, जैसे स्टेट्स और रेशनल एनार्की इन द इंटरनेशनल सिस्टम, मिलिट्री पावर इन क्रूशियल, ठीक, आर्म रेसेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन, तो ये सब आपके रिलीजन में आ जाए। न्यू रिलीजन आपको देखने को मिलेगा, बैलेंस ऑफ पावर इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो इसमें आपको फीचर पढ़ने हैं, किस थ्योरी, फीचर थ्योरी और उसका एग्जांपल और उसका काउंटिंग का। इसको आप ऐसे करिए, पेज फोर सर्च कर लीजिए और इस तरीके का आपने ये थ्योरी हो गई, इसके फीचर हो गए, ये एग्जांपल हो गया, ये इसका फीचर हो गया, ऐसे करके आप बना लीजिए, उसको एक पेज पे चिपका के नेक्स्ट पेज पे लिख लीजिए सारे, और फिर एक दीवार पे चिपका लीजिए, इस तरीके से वो पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है? तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे कैसे। जैसे कि क्या होता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब ये भूल जाएंगे कि हम मार्क्सिज्म का आइडियलिज्म में घुसाएंगे और रियलिज्म का आपको फिर पता नहीं कब कहाँ घुसाएंगे। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए यही तरीका है कि आप साथ साथ आप पढ़ते रहिए और इस तरीके से आपको हो जाए। जैसे मार्क्सिज्म की अगर हम बात करें तो मार्क्स थ्योरी ये कहती है आपको जो भी इंटरनेशनल रिलेशन है वो कैसे
डिपेंड होंगे, वो आपकी इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन बेस्ड होंगे। कैपिटलिस्ट स्टेट डोमिनेंस वीकर वंस। तो इसमें उसकी बात की जैसे कि हम एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके का आपको देखने को मिल सकता है, तो इकोनॉमी जैसे कि लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, प्राइवेट कैपिटलिस्ट इधर हो, तो ये चीज़ें इसमें आई। अफ्रीकन इकोनॉमी जो बहुत ज़्यादा आपकी वेस्टर्न कैपिटल पे जो सब कंस्ट्रक्टिज्म की बात करें तो इसमें आपको आइडियाज मिलेंगे, आइडेंटिटी मिलेगी, नॉर्म्स एंड शेप मिलेंगे। तो चेंजिंग नॉर्म्स ऑन ह्यूमन राइट्स, क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन। ये हमारी थ्योरी थी और ये थ्योरी आपको अभी और मिलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ आप इसमें देखेंगे जैसे कि आपका की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट आप एक बार देख लीजिए। तो की कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल जैसे नेशनल इंटरेस्ट फैलाएगा कि कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट के क्या है, सर्वाइवल है, सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी, मिडिल ईस्ट, ठीक है। जैसे आप पावर आप देख सकते हैं, हार्ड पावर, मिलिट्री, इकोनॉमिक सेक्शन, सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शन जो अमेरिका ने भी करंट में लगा रखे हैं कुछ कंट्रीज पे। सॉफ्ट पावर आपकी कल्चर एंड डिप्लोमेसी वैल्यू। स्मार्ट पावर ये होता है कि आप दोनों को कॉम्बिनेंस कर देते हैं तब आपको ये दोनों मिलते हैं। इंडिया जो होगा डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर। बैलेंस ऑफ पावर की बात करें तो प्रिवेंट बैलेंस ऑफ वन स्टेट। तो अगर हम चाइना की इंडो पैसिफिक में अगर हमको इसको बैलेंस करना है तो हमको एक ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप है क्वाड करके ग्रुप। क्वाड इसलिए बनाया जब इंडिया चाइना का जो डोमिनेंस है वो इंडो पैसिफिक रीजन में बैलेंस कर। बैलेंस ऑफ पावर की जब हम बात करें तो किसी का डोमिनेंस नहीं होने दे। तो इसका जो मेन रीजन है वो यही है कि हमें डोमिनेंस को रोक। हाँ, सिक्योरिटी बात तो इसमें होती है, सिक्योरिटी आती तो आपकी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी आती है जिसमें आप मिलिट्री चेक हो सकता है। या फिर अगर नॉन ट्रेडिशनल की बात करें तो आपको क्लाइमेट चेंज हो गया, पेंडेमिक्स हो गए, साइबर सिक्योरिटी हो गई। ये सारे मतलब नए तरीके के आप जो प्रॉब्लम्स हैं एक सिक्योरिटी के टाइम, चाहे आपका एक टेररिज्म ले सकते हो, तो टेररिज्म भी इसी में आ जाएगा। या फिर इसके अलावा रीजनल रीजनल प्रॉब्लम जो होते हैं वो इसमें आ सकते हैं, जैसे कि एक पूरा एक लोकेशन है उसमें दो तीन कंट्री हैं वो सेम प्रॉब्लम से मतलब परेशान, ये आप इसमें डाल। और इसके अलावा आप अगर देखेंगे, हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें, फॉरेन पॉलिसी क्या है? फॉरेन पॉलिसी स्टेट स्टेट की वजह रखना इंटरनेशनल। तो फॉरेन पॉलिसी एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करते हैं थ्रू इंटरनेशनल अफेयर। इसमें डिटर्मिनेंट क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा डिटरमिनेंट आपका ज्योग्राफी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपका हिस्ट्री ये उतना ही रोल प्ले करती है, और आपकी इकोनॉमी है, लीडरशिप है। फिर अगर हम ठीक उसको आप ऐसे समझ, इकोनॉमी है, इसके साथ साथ आपका एक हिस्ट्री है, एक लीडरशिप भी है, और आपका पब्लिक ओपिनियन भी। ये एक डिटरमिनेंट फैक्टर है कि जो इंटरनेशनल अफेयर से हमें इस तरीके में फ़ायदे लेंगे, ठीक है? जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं हम किस तरीके हम उन्हें अचीव कर सकते हैं। जैसे अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात है तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, नॉन अलाइनमेंट, मल्टी अलाइन, नॉन अलाइनमेंट, मल्टी अलाइनमेंट अब हो गई। नॉन अलाइनमेंट हमारा जब था जब कोल्ड वॉर था। जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया 1991 में यूएसएसआर भी ब्रेक हो गया, और जो अमेरिका था वो भी कहीं न कहीं मतलब उसका भी जो डोमिनेंस था वो फिर एक अलग तरीके से निकला वहाँ से। तो ये जो एक तरीके से आप देखेंगे तो
नॉन अलाइनमेंट तो आज हम मल्टी अलाइनमेंट में खेलते हैं, या फिर हम नेबरहुड फॉर को फर्स्ट करते हैं, या फिर लूपेस्ट पॉलिसी देख सकते हैं, या टेस्ट पॉलिसी। ये सारी कहीं न कहीं वो चीज़ें हैं जो आपको ये समझाएँगे आप इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं, वो फॉरेन कंट्रीज़ को लेके क्या कहें। फिर आपको ये नहीं समझ में मतलब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि जो पर्टिकुलर एक्ट हो रहा है या पर्टिकुलर एक्शन जो लिया जा रहा है वो क्यों लिया जा रहा है। आप उसको आप कम से कम आप उसका जो वैलिड रीज़न है वो आप ढूँढ पाएँगे। ठीक है? इसके साथ-साथ जैसे जैसे डिप्लोमेसी में पीसफुल कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल थ्रू नेगोशिएशन। हाँ, जब हम डिप्लोमेसी की बात करें तो डिप्लोमेसी की बात में हम बायलैटरल चीज़ें लाते हैं। मल्टीलेटरल हो गया, इलेक्ट्रो डिप्लोमेसी, डिजिटल डिप्लोमेसी। जैसे अगर हम बात करें इंडिया यूएसए टू प्लस टू डायलॉग। सॉरी इफ यू फील डिस्टर्ब इन माय बैकग्राउंड। फोकस ऑन व्हाट आई एम टीचिंग टू यू। डोंट थिंक अबाउट हियर एंड देयर, ओनली फोकस व्हाट आई एम। ओके, तो ये सब चलता रहता है, आप उस पे काम करिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इसके साथ अगर हम बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये कॉन्सेप्ट के ही अंदर है। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट ठीक है इंटरनेशनल रिलेशन। तो उसमें आपके डिप्लोमेसी का मैंने आपको समझा दिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई। तो अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी तरीके का होता है, उसमें जैसे कि एक आपका यूएन है, यूनाइटेड नेशन। इसका जो फाउंडेशन जो ये है वो 1945। इससे पहले अगर आप इसको देखेंगे तो ये लीग ऑफ नेशन, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड हो गया, तो वो जो जीते हुए कंट्री थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लीग बनाई, वो उसकी आप पूरी कहानी आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। ठीक है? मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में, MWH। तो आपको वो मिल जाएगा, मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। फिर उसके बाद उसका पूरा वो नेचर था वो उसका चेंज हुआ, और फिर उसको नाम नाम चेंज उसका हुआ, तो भैया यूनाइटेड नेशन के रूम में फिर हम देख रहे आज। यूनाइटेड नेशन वही है, लीग ऑफ नेशन जो वुडरो विल्सन ने बनाया था। इसके ऑर्गन्स हैं जैसे यूनाइटेड नेशन, सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इकोसोक है। ठीक, ह्यूमन पीस कीपिंग। अब इसमें आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में तो बात करेंगे कि ह्यूमन पीस कीपिंग मिशन, तो इसमें बहुत सारे अपने मिशन चला रखे हैं, जैसे कि हम यूनेस्को, जैसे कल्चर मिशन भी है, इसकी पीस के भी मिशन है, और ह्यूमन राइट एक्सप्लोइट नहीं होने चाहिए। तो और उसके बाद इसमें क्लाइमेट को लेके बहुत सारे इसमें वो बना रखे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, और कुछ जगह पे पावर भी है, मतलब जैसे वीटो पावर कुछ कंट्रीज को है, तो वो किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आप कितने बच्चा आप लॉ बनाइए, और अगर वो 5 कंट्री हैं उसमें चाइना है, रसिया है, अमेरिका है, फ्रांस है, और यूके है, ग्रेट ब्रिटेन। तो दे आर 5 कंट्री, वो किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं आपको ये यूनाइटेड नेशन का जो काम करने का तरीका है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इसका पूरा आपको एक अलग से सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा फिर आपका WTO हो गया, ये आपके एक इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है, प्रमोट फ्री ट्रेड, ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन यूएसए एंड चाइना, वॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये आप WTO को आप ये सारे देखो इसके और जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके लिए आपको एक अलग से मैं समझा दूंगा आपको कैसे पढ़ना। उनको आप पढ़िए, और उनको उसमें देखो बहुत सारा उसमें कंटेंट होता है, तो आप उसके बेसिस बेसिस आप पढ़ लेंगे, फिर आपको जो भी उसका करंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आपको किस तरीके से आपको उन पे नज़र रखनी है, और
आपको हेल्प करेंगे बहुत सारी चीज़। ठीक है, वो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे आपको उतना स्टैटिक क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन वो डायनामिक जैसे आपका सिविल सर्विसेज हो, यूपीएससी, तो उसमें वो पूरी नज़र रखते हैं कि हम किस तरीके से डायनामिक चीज़ों को हम वहाँ से मतलब पकड़ें। तो आप एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन तो ऑर्गेनाइजेशन से ही आया है, लेकिन मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आया कि अगर आपको ठीक है, आपको स्टैटिक नॉलेज है, अगर आपको डायनेमिक अगर आपको करंट की अगर उसमें नॉलेज नहीं है तो फिर आप फँस जाएँ। तो इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझा दूँगा, जैसे आपको कैसे पढ़ना है। और ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5, 6 दिन का काम होगा, आप इसको करिए और पूरे हो जाएँगे आपके। तो 15-20 होंगे सारे ऑर्गेनाइज़ेशंस। मैंने अपने नोट्स वोट्स बना लिए थे मतलब पढ़ते टाइम, तो ये मेरा 2 दिन का मतलब मुझे टाइम लगा था पूरा कंप्लीट करने। तो लेकिन ये इतनी आपको मैं 4-5 दिन का पूरा बता दूँगा, आप उससे आप पूरा कंप्लीट करिए अच्छे से। आप उसको रिवाइज़ करिए और देखते रहिए, फिर आपका हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम सॉल्व करिए उसको लेके, आंसर्स लिखिए। वर्क कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, तो कॉज़ ऑफ वार हो गया। तो वॉर की एक तो देखो पावर का सबसे बड़ा होता है जो आपका टेरिटोरियल होता है, वॉर कब होगा? आइडियोलॉजी हो गया, रिसोर्सेज़ हो गए। वॉर के जो मेन रीज़न है वो यही आपको 3-4 मिलेगा, वो पावर हो गया, टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो गए, आइडियोलॉजी, रिसोर्सेज़ है। पीस मैकेनिज़्म में क्या-क्या आएगा? डिप्लोमेसी है, आर्बिट्रेशन है, कलेक्टिव सिक्योरिटी है, कैंप डेविड एकॉर्ड्स। तो इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें अब जो ये लास्ट टॉपिक है और इसके अलावा फिर तो मैं अगले आपको जब नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको पढ़ा तब इसको ब्रॉड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ग्लोबल इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन ग्लोबल इश्यूज़ क्या हैं? तो क्लाइमेट चेंज जैसे मैं बता रहा था, पेरिस एग्रीमेंट फिर ये आपका टेररिज्म आ गया। तो टेररिज्म में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। इसमें क्या होता है, इसमें आप कंट्री के अंदर घुस जाते हैं। जैसे आप अभी टेररिज्म की अगर बात की जाए तो ये मतलब नॉट ओनली एशिया कॉन्टिनेंट, आप इसके कुछ जो धब्बे हैं, अब इसका जो इसका अफेक्ट है वो आपको अदर कंट्री में भी अदर कॉन्टिनेंट में भी मिलेगा। आपको टाइम टू टाइम आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, देखने को मिलती होंगी कि कोई सा प्रॉब्लम हो गया। इनका देखो मेन पर्पज़ जो होता है वो ये है कि लोगों के अंदर दहशत फैलाना और जो शांति का जो माहौल उसको डिस्टर्ब। और जब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको मैं तो अभी मैं जस्ट इसको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कैसे कैसे हमने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन देख सकते हैं आप, एनपीटी सीटीबीटी है, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। और ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसके साथ प्रॉब्लम कौन सी आई, उसके इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो गई। अब बहुत सारे ऐसे कंट्री जो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो, तो वो डिपेंडेंसी कभी कभी ड्यूरिंग वॉर प्रॉब्लम करती है। तो इसी बारे में हम अभी आगे को कंटिन्यू करें तो इसमें पढ़ेंगे कि कैसे चीज़ें खराब होती हैं, मतलब अगर हम किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो, तो आपकी लाइफ में भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा किसी पे है तो ये आपको एक तो आपको ये इंडिपेंडेंट नहीं होने देती है, पहला तो ये है। और आपको ये भी नहीं महसूस होता कि आप कमज़ोर होते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम कह सकते हो, अगर हम किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं, अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि हमें ये नहीं पता चलता है कि हम कमज़ोर होते जा रहे हैं और हमारी स्ट्रेंथ भी नहीं पता चलती है फिर। तो ये आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर हम जो इसका इंडिया इंटरनेशनल रिलेशन में अगर हम बात करें तो वही है फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम हमारी जो इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में नेशनल सिक्योरिटी वो ले लीजिए, एनर्जी है, इकोनॉमिक है, रीजनल स्टेबिलिटी और इंडिया इन मेजर पावर। तो इसमें आप देखेंगे कि इंडिया के थे
यूएसए स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप में रसिया है, डिफेंस कोऑपरेशन हमारे रसिया के साथ हैं। चाइना है इसी में अभी। अब और एक कहते हैं जैसे फ्रांस हो गया। और मतलब हमारे जो रिलेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो पर्टिकुलर कंट्री से किस तरीके के रिलेशन है। जैसे यूएसए के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी। रशिया के साथ हमारे डिफेंस के हैं। चाइना के साथ कंपटीशन कोऑपरेशन दोनों है। इसके साथ साथ और भी मतलब आपको इसमें एड ऑन करने को मिल जाएगा। सॉरी फॉर माय बैकग्राउंड डिस्टर्ब। तो और इसके तरह से मैं ये लास्ट को देख रहा हूँ, ये लास्ट का मतलब कॉन्सेप्ट टॉपिक है। ये कंटेम्परेरी ट्रेंड इन इंटरनेशनलाइजेशन, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, पाया जाओ एशिया है, साइबर डिप्लोमेसी है, स्पेस सिक्योरिटी है और क्लाइमेट डिप्लोमेसी है। तो ये सारे कंटेम्परेरी ट्रेंड आप इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ेंगे। और इंटरनेशनल अब मैं लास्ट में से कंक्लूड करता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशन एक्सप्लेन हाउ स्टेट एंड ग्लोबल ट्रेंड थ्रेट इन complex independent and power driven world. Understanding international is essential for diplomacy, national security, global governance and peace. ओके, तो इतना मैंने आपको ये सबको समझाया। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आप इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले पाएंगे। बेसिकली ये सब मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आप बेसिक्स में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, ये बुक ले लो वो ले लो दुनिया भर। मैं सच बताऊँ मैंने अभी तक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम मैंने बुकें नहीं पढ़ी। और जैसे अगर मैं जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस पेपर की बात करूँ, जो आपका यूजीसी नेट का होता है, तो उसमें एक सेक्शन होता है आपका इंटरनेशनल। जैसे आप मुश्किल मतलब वो जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप बुक्स की नॉलेज होनी चाहिए, बुक्स के आप कंटेंट नहीं छोड़ता, लेकिन आप तो बहुत ज़्यादा मतलब बुकों के पीछे भी मत भागो। जैसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पॉलिटिकल वाली आप एनसीईआरटी पढ़िए। वो पढ़ लेने के बाद फिर आप एक स्टैंडर्ड बुक पकड़ लीजिए, ठीक। और इसके बाद फिर आप जो आपका न्यूज़पेपर होता है, तो वो न्यूज़पेपर आपका हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर आप द हिंदू ले लीजिए, डेली उस पर नज़र रखिए क्या क्या हो रहा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, चारों तरफ जो भी ग्लोबल लेवल। तो यही सब आप ज़्यादा अगर इधर-उधर भटकेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगा, भटक जाएँगे पूरे। तो आई होप कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। और आने वाले टाइम में मैं इसी वीडियो को अच्छे से इसको वाइड रेंज में ले जाऊँगा, मतलब इसके लेक्चर जो बनेंगे वो अच्छे से 30 लेक्चर बने। तो मैं ट्राई करूँगा आपको डेली कुछ नया दूँ। मुझे सीरीज़ आपको डेली कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराएगी। और अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ भी नहीं, आपको ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने हैं। बस ये देखना है कि आपके काम का है और मैं ट्राई करता हूँ कि आपके काम ही की चीज़ें इसमें डालूँ। तो यही सब है आपके लिए, जो मैंने सीखा है अपने कॉलेज टाइम में, अपने स्टडी की जर्नी में। तो मैं आपको कुछ डिलीवर कर पाऊँ, आपकी इससे कुछ हेल्प हो। तो इन्हीं शब्दों के आप अपने काम को करिए, जो भी आपका टारगेट है उसे अचीव करने के लिए जो भी आपकी ये रिक्वायरमेंट उसे आप फुलफिल करिए। और कि जो लोगों पे डिपेंडेंस है उसे आप खत्म करिए। इन्हीं सब चीज़ों के साथ इस लेक्चर को मैं कंक्लूड करता हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।